लैपटॉप की मेमोरी मेमोरी जो है ना फुल होगी, इसलिए थोड़ा डिलीट की है। तो अब वापस लेक्चर पे आते हैं। अब देखिए जो वेक्टर है ना, अब एक हमारे पास वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब देखें इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। और लेट्स सपोज अगर हम एंगल बढ़ा दें, नहीं सॉरी, ये इसको आप ये गलत, ये रहने दें, यहाँ पे आ जाएं। दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जीरो है, तब फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आता है। फिर हमने एंगल बढ़ा दिया, हमने कर दिया 30। रिकॉर्डिंग आपको शो हो रही है ना? मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है। तो पहले यार दो वेक्टर्स की मैंने एंगल जीरो था, तो 5 + 5 का आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। फिर मैंने दोनों दो वेक्टर्स की मैंने एंगल 30 कर दिया, तब लेट्स सपोज 5 + 5 का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। फिर मैंने एंगल कर दिया जी 45 कर दिया, तो फिर 5 + 5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया जी 2 या 3 आ गया। तो फिर मैंने 5 + 5 के वेक्टर्स के मैंने एंगल हमने कर दिया 50 कर दिया, तब हमारे पास एंगल वैल्यू आ गई 4। तो जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, 5 + 5 का आंसर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूँ, और ये जो मैंने एमसीक्यू लिखा है ये पीपीएससी में पेपर में आ चुका है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये पीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इफ टू वेक्टर्स, और वो दोनों की मैग्नीट्यूड 5 5 है, और उसका रिजल्टेंट भी 5 है, तो वो ये किस एंगल पे पॉसिबल है? 120 डिग्री पे। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा, तब दो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। 5 + 5 का आंसर 5 होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास 6 + 5 है, और इनके दरमियान एंगल है जी 120 डिग्री। अब जाहिर है यहाँ पर दोनों वेक्टर्स क्या डिफरेंट हैं, 6 + 5 है, तो यहाँ पर फिर जाहिर है आंसर 6 या 5 तो नहीं ना आ सकता, क्योंकि ये वेक्टर्स डिफरेंट हैं। जब वेक्टर्स सेम होंगे और उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा, तब उनका जो आंसर रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझ आई इस बात की कि जब एंगल सेम होंगे और 120 डिग्री एंगल होगा, तब जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा जो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अगर हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, फिर ज़ाहिर है यहाँ पर 6 + 5 आंसर वो यहाँ सेम रिजल्टेंट तो नहीं ना आएगा। ये तो 6 + 5 का आंसर 6 नहीं आ सकता, या 6 + 5 का आंसर 5 तो नहीं ना आएगा, क्योंकि अगर 5 6 आता है तो 5 से वो मैच नहीं करेगा। अगर जी 5 आता है तो 6 से मैच नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो इस वेक्टर से भी मैच कर रहा है और इस वेक्टर से भी मैच कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 120 डिग्री पे अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो, तो फिर उनका रिजल्टेंट भी क्या होता है? सेम होता है। अब दूसरी बात कि वेक्टर्स मैंने अभी, नूर आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है? तशबी फिर आपका ना ये नेटवर्क का इशू है, स्क्रीन सही नजर आ रही है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बात लिखी कि 0 1 2 3 और 10, तो यहाँ पर मैंने 11 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं 11 लिखूँ तो वो गलत होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वेक्टर्स की जो रेंज है उसका आंसर कैसे लाई करता है? उसका मिनिमम से लेकर उसके मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो 5 + 5 के मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 5 - 5 का वो 0। 5 + 5 का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 10। तो यानी कि वेक्टर की जो रेंज होगी वो क्या किसके दरमियान लाई करती है? मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो मैं जितना मर्जी एंगल बढ़ा दूं, 10 से ज्यादा आंसर मुझे नहीं मिलेगा। मैं जितना मर्जी एंगल छोटा कर दूं, 0 से कम मुझे आंसर नहीं मिलेगा। सही हो गया? तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो फिर मुझे चैट बॉक्स में बताएं, या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जो अभी तक जो मैंने बात की है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।
जूम सेशन लेने का मकसद यही है ताकि आप मुझसे सवाल पूछें, वरना मैं यूट्यूब पे भी लेक्चर बना के इस तरह दे सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब में जूम का ये है कि आप साथ साथ एक्टिव होती हैं, तो इसलिए फिर आसानी हो जाती है। एक और एमसीक्यू मैं लिखने लगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू वेक्टर है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपीएससी के लिए। कोई भी आप एग्जाम उठा लें, चाहे एमडी कैट हो, ई कैट हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। तो ये मैंने एक पॉइंट लिखा है कि रिजल्टेंट जो होता है वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एंगल अगर कम होगा तो रिजल्टेंट भी उसका क्या आएगा, कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया 5+5 के दिमाग अगर एंगल 0 है तो हमें एंगल जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि 0 से कम एंगल हो नहीं सकता। फिर जैसे मैंने एंगल 30 किया तो उसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमें वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको 2-3 एमसीक्यू मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। सर मैग्नीट्यूड भी तो वेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर सिर्फ डायरेक्शन क्यों? वेक्टर्स नाम ही तो इसलिए हमने दिया है ना कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो तो फिर स्केलर बन जाएंगे। लेकिन इसलिए हमने वेक्टर्स को अलग कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर मैं एक और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूंगा। सबसे पहले मुझे बताएं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, अभी आपके यहाँ मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा फेमस सवाल पूछा जाता है, हर बंदा ये पूछता है कि करंट वेक्टर है या स्केलर है। इसका मुझे आंसर बताएं जल्दी। करंट का भी बताएं और प्रेशर का भी। ये दो सवाल आपसे हर बंदा पूछेगा। नूर ने बोला स्केलर, तशबी ने भी बोला स्केलर, और कोई है पार्टिसिपेंट? रुबाब आप भी बताओ, ये स्केलर है या वेक्टर है? तो करंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? आप जैसे बोलती हो कि करंट की डायरेक्शन और प्लस से नेगेटिव लेनी है, तो फिर करंट स्केलर कैसे होगा, बताएं मुझे। आप दोनों ने कहा कि स्केलर है, लेकिन करंट तो हम कहते नहीं है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव। प्रेशर का भी हम यही डेफिनेशन लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स। हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर रहे होते कि प्रेशर इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होती है ना। तो फिर आप स्केलर कैसे कह रहे हैं? स्केलर के लिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे करंट और प्रेशर में दोनों डायरेक्शन होती है। हाँ, रुबाब ने आंसर दिया है डोंट फॉलो द लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पर आपने इस तरह वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन आपने लिखे, लॉ ऑफ एडिशन लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन सिंपल अलजबरा भी हो सकता है या सिंपल स्केलर्स वाले हो सकते हैं। तो इसका आपने आंसर लिखना है इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो यही तो मैंने अभी बताई है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो ये है हमारी वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन कि सिंपल अगर हमारे पास एडिशन हो तो वो 5+5 का हर बंदा बोलेगा जी आंसर क्या आएगा, वो बोलेगा जी 10 आएगा। मैं बोलूँ 9, वो बोलेगा गलत है, तो वो वाकई गलत होगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल एडिशन का रूल है। लेकिन वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन का रूल ये है कि वो डिपेंडेंट किस पे होता है, डायरेक्शन पे। करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब देख हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक करंट आ रहा है, ठीक है, इसको करंट कंसीडर कर लें। एक करंट ये आ रहा है और एक करंट ये आ रहा है, और ये इसका रिजल्टेंट करंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एम्पीयर करंट आ रहा है और यहाँ पे 4 एम्पीयर करंट आ रहा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 7 एम्पीयर। यहाँ से हमें कितना करंट मिलेगा, रिजल्टेंट 7 करंट एम्पीयर मिलेगा। आप डायरेक्शन जो मर्जी कर लें, चाहे वायर यहाँ पे लगा दें कि मतलब एक वायर ये है और एक वायर ये है,
चाहे आप देखें दो एंगल दोनों के दरमियान चेंज हो गया ना, पहले ये वायर थी और ये वायर थी, एंगल ये था, ठीक है, अब दोनों के दरमियान एंगल ये हो गया, एंगल चेंज हो गया है। फिर इसी तरह अगर आप इस तरह वायर को काट दें, अब एंगल दोनों के दरमियान क्या हो गया, चेंज हो गया है। अगर आप इस तरह काट दें, अब दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया है। ले और यहाँ पर वही 3 एम्पियर फ्लो 4 एम्पियर कर रहा है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर कर रहा है, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 7। हमने दोनों वायर्स के दरमियान डायरेक्शन को चेंज करते गए करते गए करते गए, लेकिन जो हमें रिजल्टेंट मिला वो हमेशा क्या मिला, हमें सेम मिला, 3 + 4 ही इज इक्वल टू हमें 7 मिला। और यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर डायरेक्शन हम चेंज कर रहे थे, तो 5 + 5 का आंसर क्या हो गया था, 0 हो गया था। 5 + 5 का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया था। 5 + 5 का आंसर क्या हो गया था, 9 हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब हमने वॉइस के दरमियान डायरेक्शन चेंज की, उनके दरमियान एंगल चेंज किया, लेकिन 3 + 4 क्या रहा, 3 + 4 हमारा 7 ही रहा। यानी कि जब हमने डायरेक्शन को चेंज किया, करंट पे कोई उसका फर्क नहीं मिला। तो इसका मतलब है करंट की जो नेचर है वो हमारी वेक्टर्स लॉ को जो फॉलो नहीं करती। अब पेपर में अगर एमसीक्यू आता है कि करंट, अभी आप इसका आंसर दें, ठीक है, करंट, लैपटॉप पे लिखना काफी मुश्किल होता है लेकिन गुजारा करना पड़ता है। करंट इज करंट इज अब मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन हमारे पास वेक्टर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्केलर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास टेंसर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? नहीं, नन ऑफ दीज की जगह पर आप इस तरह का, 1 मिनट ठहरें, आप कर लें, चले ठीक है, इन ये 4 ऑप्शंस है और इसका मुझे आंसर दे। करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी या नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। नूर ने कहा स्केलर, बाकी भी जल्दी रिस्पॉन्स करें, 10 मिनट हमारी मीटिंग में रह गई हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन भी हमने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो फौरन ही मैं जब ये मीटिंग एंड होगी मैं न्यू लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तो आपने ये ना हो कि आप 3 हैं तो ये तीनों भी ना वापस आए। तशबी ने भी कहा स्केलर है, रुबाब आप ही आंसर करें, स्केलर है या टेंसर है या वेक्टर है? यही हम चीजें हैं जो हम पेपर में गलत करते हैं। रुबाब ने भी कहा स्केलर, तो आप तीनों माशाल्लाह से गलत कह रहे हैं। वो कैसे गलत कह रहे हैं? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, करंट हमारा टेंसर होता है। इसी तरह प्रेशर जो है वो भी हमारा टेंसर होता है। प्रेशर भी ना स्केलर है ना ही वेक्टर है, प्रेशर भी क्या है, वो भी हमारा टेंसर होता है। तो अगर पेपर में छोटी बुक्स में क्या लिखा होता है, क्योंकि जब आप छोटी क्लास की बुक्स पढ़ती हैं, क्योंकि वहां पर टेंसर हाई लेवल का सब्जेक्ट है, तो अब ज़ाहिर है छोटी क्लासों के बच्चों को वो टेंसर के बारे में क्या समझाएंगे, इसलिए वो क्या कह देते हैं, वो कहते हैं करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप एडवांस लेवल के पे जाती हैं तब वो आपको बताते हैं करंट इज अ टेंसर, ठीक है। इसी तरह यही आपको बताने का मकसद है, अगर पेपर में इन चारों में से ऑप्शन आती हैं तो आपने किस पे टिक करना है, टेंसर पे। लेकिन अगर टेंसर का वर्ड ना हो, हमारे पास ऑप्शन ना हो, तो फिर आप किस पे टिक करेंगे, फिर आप स्केलर पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में स्केलर भी है और टेंसर भी है तो आपने किस पे टिक करना है, आपने टेंसर पे टिक करना है। अगर हमारे पास टेंसर का ऑप्शन नहीं है फिर आपने वेक्टर और स्केलर में से किस पे टिक करना है, स्केलर पे टिक करना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर नन ऑफ दिस की जगह पर वो हमें दे देता जी बोथ बी एंड सी, तो फिर आपने क्या बोथ बी एंड सी पे लगा देना था टिक? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता कि एक क्वांटिटी स्केलर भी हो और एक क्वांटिटी टेंसर भी हो। एक ही चीज हो सकती है, या वो स्केलर है या वो टेंसर है। तो अगर यहाँ पर आता ना बहुत कंफ्यूज करने के लिए कि जी छोटी बुक्स में तो उसने पढ़ा है जी स्केलर है, फिर एडवांस बुक में उसने बताया जी टेंसर है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, नहीं।
ये तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर एक क्वांटिटी स्केलर भी है और एक क्वांटिटी और वही क्वांटिटी वेक्टर भी है? इम्पॉसिबल है ना। इसी तरह कोई क्वांटिटी स्केलर है वो टेंसर नहीं हो सकता, अगर वो टेंसर है तो स्केलर नहीं हो सकती। तो ये अगर वो ऑप्शन देता आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपने इस पे टिक नहीं लगाना बल्कि आपने टेंसर पे टिक लगाना है। इसकी रीजन क्या है कि एक क्वांटिटी दो एट अ टाइम दो नेचर वो नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो बोलेंगे छोटी बुक्स में हमने स्केलर पढ़ा है और बड़ी बुक्स में हमने पढ़ा है जी टेंसर, वो कह देंगे जी दोनों ही हो सकता है। तो कॉमन सेंस हमने यूज करनी है, हमने क्या समझना है, अगर एक चीज वेक्टर है तो वो स्केलर नहीं हो सकती, अगर वेक्टर है तो वो स्केलर नहीं हो सकता, अगर स्केलर है तो वेक्टर नहीं हो सकती। तो सिमिलर, अगर स्केलर है तो टेंसर नहीं हो सकती, टेंसर है तो स्केलर नहीं हो सकती। तो ये एक आपने एमसीक्यू सही करना है। अभी मैंने आपको बताया जी करंट के बारे में, अब आपको बताता है प्रेशर के बारे में। पास्कल लॉ क्या कहता है, जरा डिफाइन कर रहा है क्या कोई? पास्कल लॉ में क्या कहता है? अब 5 मिनट 6 मिनट रह गए तो सिर्फ यही हमारा कंसेप्ट क्लियर होना है, बाकी फिर अभी लेक्चर बाद में होगा सेकंड सेक्शन में। पास्कल लॉ क्या कहता है जल्दी से बताएं, ये एमसीक्यू भी आया पेपर में। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर जब आप एक्सर्ट करती हैं हर डायरेक्शन में वो सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये नहीं होता कि एक डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर चला गया दूसरी डायरेक्शन में कम प्रेशर चला गया, ऐसा नहीं होता। हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट होता है। यहाँ पर भी सेम प्रेशर होगा, यहाँ पर भी सेम प्रेशर होगा, यहाँ पर भी सेम प्रेशर होगा। ठीक है, तो सेम वही केस के अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रेशर हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है, तो आपने बताना प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को ये फॉलो नहीं करती, इसलिए ये इसके वेक्टर तो नहीं हो सकती। कंप्लीट अगर वेक्टर की जो डेफिनेशन है ना, जो आप छोटी बुक्स में पढ़ते हो, आप छोटी बुक्स में पढ़ती हो कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटी। इन रियलिटी प्रॉपर डेफिनेशन वेक्टर की ये बनती है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, और वो वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करना चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ डायरेक्शन का हो जाना वेक्टर नहीं होता, वेक्टर के लॉस को ओबे करना वो वेक्टर्स होता है। ये मैंने शेयर की हुई हैं रुबाब, आई थिंक आप पेड सेशन में ऐड नहीं हो, आई थिंक इसलिए आपको नहीं मिली। पेड सेशन में मैंने ये फाइल सेंड की हुई है तो आपको सेंड कर दूंगा, नो इशू। तो अब 4 मिनट रह गए हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, तो क्या वो तो कोई चीज़ आगे एक्सप्लेन नहीं हो पानी। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैं पढ़ देता हूँ। वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन फॉलो द वेक्टर्स कैलकुलस, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। डेट का मुझे नहीं पता क्योंकि डेट्स मेरी मेमोरी में ना वो सेव नहीं रहती, बाय डिफॉल्ट में मुझे डेट्स याद नहीं रहती। डिवीजन ऑफ वेक्टर नॉट पॉसिबल। अब ज़ाहिर है वेक्टर को, अब एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अब इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे खुद हिसाब सोचे ना, कि मैग्नीट्यूड को डाइवर्ट, अब ये वेक्टर है हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है, सही है। तो दो चीजें होती हैं वेक्टर में, मैग्नीट्यूड भी होती है और हमारे पास डायरेक्शन भी होती है, सही हो गया। तो अब जब मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगी, तो डायरेक्शन डायरेक्शन से कैसे डिवाइड होगी? अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हो करके आप बोले 5+4, तो आप बोले जी मैंने वेक्टर को डिवाइड कर लिया, भाई वेक्टर की डायरेक्शन भी तो है ना, उसको भी तो आपने यूटिलाइज करना है। अगर आप सिर्फ इसको यूटिलाइज करते हो मैग्नीट्यूड को, तो वो तो फिर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर तो ना हुआ। वेक्टर तो दो चीजों का कम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसलिए वेक्टर की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और जैसे यहाँ पर अगर आपसे इंटरव्यू में जब आप डेफिनेशन पूछी जाए वेक्टर की, तो आपने ये डेफिनेशन बतानी है, क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर कैलकुलस। यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड भी ऐड कर देना है, वेक्टर्स दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर्स लॉ या वेक्टर कैलकुलस आर कॉल्ड वेक्टर
फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। अब अगले लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ना कंसेप्ट दूंगा। और फिर आपसे ये एक मेरा क्वेश्चन आपसे मैं छोड़े जा रहा हूँ, S इज इक्वल टू वी टी। चलें ये फिर हम बाद में कर लेंगे, मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन आएगा, अभी हम सिर्फ वेक्टर पे रहते हैं। तो अब देखिए ये यहाँ पर लिखा हो ना रिमेंबर, ये नोट्स में जहाँ जहाँ रिमेंबर लिखा है इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से याद करना है, ये आपने चीज़ें भूलनी नहीं है। तो रिमेंबर में क्या है, करंट एंड प्रेशर आर नॉट वेक्टर, दे आर टेंसर्स। अब आगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ये सारे एमसीक्यू में आती हैं। तो अब मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया है। तो मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो आप मुझे ज्वाइन दोबारा कर लें।